कि क्लास 11th में जब हम पढ़ते थे तो उस समय हमने सबसे पहले पढ़ा था मोल्स। मोल्स करता क्या था, हमने कितना लिया सो उससे कितना बना, ये पता चलता था मोल से। या अभी भी जब हम पढ़ रहे थे, जब हम अभी कुछ दिनों पहले स्टार्ट किए थे, अपना सिलेबस स्टार्ट किए थे, तो हमने यहीं से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने मोल्स को पढ़ा, कितने अमाउंट से कितना बनेगा। बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है हमने मोल से किया था। उसके बाद हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या हुआ, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पता करने की कोशिश किया कि कोई रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। और किसी भी रिएक्शन को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं, समझते हैं, जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि इस रिएक्शन का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। पहला है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि अपने पास कितने में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है दैट इज कि वो रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, मतलब वो काम करा सकते कि नहीं करा सकते किसी भी रिएक्शन में। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रिएक्शन को हम प्रैक्टिकली यूज करें कि नहीं करें, कि वो काम हम कितने देर में करा सकते हैं। पता चला कि हम ग्रेफाइट से डायमंड बना तो सकते हैं, 1 मोल कार्बन या 1 मोल ग्रेफाइट से हम 1 मोल डायमंड बना सकते हैं, मतलब 12 ग्राम कार्बन से 12 ग्राम डायमंड भी बन जाएगा, कोई वो भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी भी बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। लेकिन बावजूद इसके दुख ये है अपने पास कि जो डायमंड है इसको बनने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा है। मतलब जो इसका काइनेटिक फैक्टर है, जो थर्ड फैक्टर है, ये ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से हम एक्चुअली इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते डायमंड बनाने के लिए आसानी से। अब इसके कुछ अलग रास्ते हम जरूर निकालेंगे कि भैया डायमंड कैसे बनाएंगे, लेकिन नॉर्मल तरीके से डायमंड बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसका काइनेटिक्स जो है उसमें टाइम टेकिंग बहुत है। तो हम एक बात तो समझ गए कि आखिर ये चैप्टर डील किससे करता है। तो हमें एक बात समझ में आई कि चैप्टर ये डील करता है बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन से, कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्लो कितनी फास्ट जाएगी, इसके बारे में अगर हमें समझना है तो हमें काइनेटिक्स रिएक्शन का समझना पड़ेगा। तो डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शन। और ये तीनों पैरामीटर किसी भी सक्सेसफुल रिएक्शन के लिए जरूरी हैं। ये तीनों अगर सही तरीके से नहीं काम करें तो भैया हम सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बनाने में बहुत समस्याएं हैं। अब सवाल उठता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास कितने देर में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, या कितने देर में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। आसान भाषा में कह लो कि रेट चेंज इन रिएक्टेंट या फिर रेट चेंज इन प्रोडक्ट, इसी चीज को हम कह रहे होते हैं दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो अपन यहां बात करते हैं। मान लीजिए अपने पास एक रिएक्शन है जिसमें आर जो है वो अपने पास मान लीजिए कि पी बना रहा है प्रोडक्ट। तो हमें अगर बोलना होगा कि भैया बताइए इस पे स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया चूंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट कमेगा और टाइम के साथ ये प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो हम बड़े प्यार से बड़े मासूमियत से हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब है चेंज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उसी चीज को हम कहते हैं दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब दो चीजें आती हैं यहाँ पे, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि भैया हम टुक 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 करके चले जा रहे हैं, तो अपने पास जो डिस्टेंस है वो जरूरी नहीं है कि एक फिक्स टाइम में 1 सेकंड में अगर हम 5 मीटर पहले चले थे तो बाद में भी 1 सेकंड में हम 5 मीटर नहीं चले। हो सकता है बाद के 1 सेकंड में हम 10 मीटर चल रहे, अगले वाले 1 सेकंड में हम 15 मीटर चल रहे हैं। तो जैसे स्पीड अपने पास फिजिक्स वाली स्पीड जैसे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वैसे यहाँ पे भी सेम कहानी है। यहाँ पे भी कहानी कहता है कि किसी एक रिएक्शन का स्पीड जो है ना वो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो हमेशा, जरूरी नहीं है कि उसी तेजी से काम होता हो। बिल्कुल हमारे जैसा है, जैसे हम पढ़ाई में होते हैं, कभी कभी जब हमारा एग्जाम होता है तो हम बड़े तेज पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत तेज दिमाग चल रहा होता है, और वही जब हमें पता होता है एग्जाम 2 साल बाद है तो फिर तो हम कछुआ मोड में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पे भी है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है इसके साथ भी वही कहानी है कि भैया ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे फैक्टर्स होंगे उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो बात की बात है, लेकिन ये फिक्स हमेशा कांस्टेंट रहे जरूरी नहीं है।
अब चूंकि कांस्टेंट रहे जरूरी नहीं है, तो ये बोलते ही दिमाग में ये बात हिट हो जाना चाहिए कि फिजिक्स में भी यही वर्ड इस्तेमाल किया गया था कि हमेशा स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बदलेगा। हो सकता है, और अगर बदल रहा है तो वहां एक्सेलरेशन बोलते थे, एक्सेलरेशन से मतलब नहीं, यहाँ बस मतलब है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से रिएक्शन चलेगा तो हम वहां पे एवरेज स्पीड की बात करते हैं। या फिर एक लॉन्ग टर्म में अगर हमें डिफाइन करना हो कि भैया इतने टाइम इंटरवल में क्या कहानी रही, तो हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। और एक किसी खास पॉइंट पे अगर हमें डिस्कशन करना हो तो उस केस में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। और ये बात जैसे ही हमारे दिमाग में आती है एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तो हमारे दिमाग में पहला चीज आता है दैट इज ग्राफ, कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का ग्राफ कैसे बनता है। तो हमें याद है बहुत अच्छे से कि हमने एलकेजी में पढ़ा था ये चीज, कि भैया अपने पास कहानी क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये अपने पास ग्राफ है, इस ग्राफ में हो क्या रहा है, तो मैं अभी फिलहाल सिर्फ एक रिएक्टेंट को लेकर चर्चा कर रहा हूँ कि अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्टेंट की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, इस आर की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा होगा अपने पास रिएक्टेंट कम होते जा रहा होगा। अब वो कम होते जा रहा होगा तो मैं एक ग्राफ ऐसे जनरली प्लॉट कर लेता हूँ कि मान लो कुछ ऐसे रिएक्टेंट चल रहा होगा, कुछ ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, सकता है कि यहीं जाके खत्म हो जाए, हो सकता है यहीं खत्म हो जाए, हो सकता है ऐसे नीचे तक चला जाए, बट एक जनरल केस से लिया कि भैया मान लो रिएक्टेंट अपने पास ऐसे कम है। अब कहता है कि अगर आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और यहाँ पे टाइम है, तो कहता है कि अगर आप एक खास टाइम इंटरवल में T1 से लेके T2 टाइम इंटरवल में अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे स्पीड क्या है, तो हम बोलेंगे कि भैया दैट विल बी अ एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे हम एवरेज स्पीड, तो हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमें पता है कि भैया एवरेज स्पीड निकालना है तो इस पॉइंट को ले लें, ऐसे एक ट्रायंगल बना लें, और ट्रायंगल बना लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो tan थीटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी द एवरेज स्पीड। अब ये tan थीटा क्या होगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एवरेज स्पीड आएगा, स्पीड कौन सा, एवरेज वाला, और ये क्या होगा, तो ये अपने पास होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चूंकि मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था कि जब स्पीड की चर्चा होती है तो वहां इस बात से मतलब नहीं है कि आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो मैग्नीट्यूड की चर्चा करता है। तो जब मैं यहाँ पे भी जब स्पीड की बात कर रहे हैं तो दिस इज सिंपली मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड की कहानी है। और अगर ये कहानी हमने ले लिया तो बोला कि एवरेज, किसी ने बोल दिया कि भैया मुझे एक खास टाइम पे बताओ कि कितना तेज रिएक्शन चल रहा है, तो अगर किसी खास टाइम पे जब चर्चा करने की बारी आएगी तो हमने बचपन से पढ़ा था कि भैया वहां पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और जो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का जो tan थीटा होगा, ये जो टेंजेंट का जो यहाँ पे tan थीटा होगा इस टाइम इंटरवल पे, इस टाइम इंटरवल पे हम बोलेंगे कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ जो रिएक्शन है इस खास टाइम इंटरवल पे, इसको हम बोलेंगे दैट विल बी dr/dt। इसका भी मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि स्पीड की चर्चा कर रहे हैं वहां मैग्नीट्यूड चाहिए, और हमें अच्छे से पता है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घट रहा है तो वैल्यू निगेटिव आएगी, पर चूंकि स्पीड की चर्चा कर रहे हैं इसलिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। सो ये अपने पास कहानी हो गई कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है। अब यहाँ पे एक बात और दिमाग में अपने आती है कि भैया रिएक्टेंट घट रहा है तो प्रोडक्ट की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस है प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राफ के बारे में चर्चा कर दे कि भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे चल रहा होगा, तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने इक्विलिब्रियम में भी इसको समझा था कि भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होगा, तो ये रिएक्टेंट ऐसे घट रहा होगा तो ये प्रोडक्ट भाई साहब बढ़ रहे होंगे। और वो टाइम जिस टाइम के बाद दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बदलना बंद हो गया, ये जो टाइम है, इधर क्या हो रहा है कि अब ना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क पड़ रहा है, ये भी ना रत्ती भर ये चेंज हो रहा है, ना रत्ती भर ये चेंज हो रहा है, ना अपने पास प्रोडक्ट की कहानी में फर्क पड़ रहा है, ना रिएक्टेंट कहानी में फर्क पड़ रहा है। तो ये जो कहानी है ये इक्विलिब्रियम की कहानी जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इधर जो है वो रिएक्शन रनिंग है, तो बेसिकली ये कौन सी कहानी है, काइनेटिक्स की कहानी है। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि हमने जो पहले पढ़ा था वो इक्विलिब्रियम वो इस
पार्ट के बाद वाली कहानी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली कहानी के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यहां तक में इस तरह के ग्राफ में एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई तकलीफ कोई दुख हो तो बताओ। इस ग्राफ बेस्ड एक और क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, और यहां तक में दिक्कत है तो फटाफट से बताओ। कोई चीज ऐसी लग रही है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। चलिए बढ़िया, कोई जादू नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अपने पास आता है, मान लो क्वेश्चन दे रही है, बोलता है कि बताइए अगर आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें NO प्लस हाफ O2 मिलके NO2 बनाते हैं। कहता है कि बताइए अगर ये रिएक्शन आपके पास है और इनिशियली कह चुका है कि इनिशियली इसका अमाउंट x है और इसका भी अमाउंट x है, दोनों का अमाउंट x है और इसका अमाउंट 0 है। तो बोलता है कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे इसका ग्राफ कैसा बनेगा। चलिए मैं आपको कुछ ग्राफ बना दे रहा हूं, ठीक है, और आप मुझे देख के बताइएगा कि क्या लगता है इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये चारों ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, आप चेक करके बताइएगा कि इसमें कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले वाले केस में अब मैं आपको 2-3 कलर पहले समझाता हूँ। व्हाइट कलर इस्तेमाल करेंगे अपन इसके लिए व्हाइट इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन के लिए अपन ब्लू इस्तेमाल कर लेंगे और NO2 के लिए अपन रेड इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपको कोडिंग ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं व्हाइट वाला सारे केस में। अभी आंसर कोई बोलेगा नहीं, पहले मुझे बना लेने देना। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है ब्लू। नेक्स्ट है रेड। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नेमिंग कर दे रहा हूं मैं इसका। दिस वन इज ए, बी, सी और डी। तो बोलता है बताइए इस रिएक्शन के लिए कौन सा आपको ग्राफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का सही लग रहा है। सारे केस में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आंसर कोई बोलेगा नहीं, फटाफट से मुझे मैसेज करो, मैं चेक करता हूं कि क्या कहानी है। चलो, कोई भी बोलेगा नहीं। देखते हैं पूजा। चलिए, ठीक है। तो काफी जनता यहाँ आंसर भेज चुकी है, अपन देखते हैं फटाफट से। चलो, तो हमें एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एनो, अगर ध्यान से देखना, एनो अगर 1 मोल जाएगा तो ऑक्सीजन को हाफ मोल जाना होगा। और ये भाई साहब कितने बनेंगे? 1 मोल बनेंगे। मतलब एक बात हमको इसको देख के समझ में आना चाहिए कि अपने पास एनो और O2 का, पहले तो समझते हैं कि एनो और O2 की कहानी कैसे चलेगी। तो ये अगर घटेगा मान लो 5 मोल, तो ये घटेगा अपने पास कितना? 2.5 मोल। ये अगर घटेगा अपने पास 10 मोल, तो ये घटेगा अपने पास 5 मोल। मतलब ये हुआ कि जितना तेजी से एनो कम होगा उतने तेजी से O2 नहीं कम होने वाला। O2 जो है वो कॉम्पेरेटिवली स्लोअर रेट से कम होगा इन कंपैरिजन टू NO, क्योंकि NO और O2 में जो कंजम्पशन का रेशियो है दैट इज 1/2, 1:1/2। तो ये आपके पास ऐसे कह सकते हो कि दैट विल बी 2/1। तो हम एक बात तो समझ लिए कि NO जो गिरेगा, NO का जो ग्राफ डाउन साइड जाएगा वो ज्यादा जाएगा इन कंपैरिजन टू O2। दूसरी चीज कि NO2 हमेशा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रेड वाला तो हमेशा 0 से आगे बढ़ेगा। ये ग्राफ तो गयो, ठीक है, ये तो गयो, क्योंकि भैया ये रेड वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो गया। अब ये रेड वाला प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि एनो और O2 वाली कहानी देखो, इसमें ध्यान दो तो इसमें तेजी से आपको गिर रहा है। यहाँ पे देखो, इसमें ध्यान दो तो इसमें स्लो स्लो गिर रहा है O2, फास्ट फास्ट गिर रहा है एनो। नीचे वाले में जो है वो स्लो गिर रहा है, यहाँ पे आपके पास एनो, और फास्ट। एक सेकंड, हाँ। तो पहले वाले में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे व्हाइट वाला इज एनो, यहाँ एनो स्लो है और O2 फास्ट है।
ये NO है और ये O2 है, और नीचे वाले में दिख रहा है कि O2 स्लो है और NO फास्ट है, और हमें पता है कि NO तेजी में डाउन साइड जाएगा, जल्दी कम होगा इन कंपैरिजन टू O2। मतलब ये बात हम देख के कह सकते हैं कि भैया O2 में ज्यादा जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट चॉइस। कोई ऐसा जिसको लग रहा है ये जादू हो गया तो जल्दी से बताओ, अपन बात करें फिर आगे बढ़े। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि भैया ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। डन है, चलो। अब इसको देख के दिमाग में एक और बात हिट हो गई कि अच्छा, इसको देख के दिमाग, एक सेकंड में सुख जाना, इसको दिमाग में एक और बात हिट हो गई देख के कि सबके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम नहीं आने वाला, क्योंकि सब, कोई अपने पास O2 स्लो जा रहा है, NO फास्ट जा रहा है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करें, और रिएक्टेंट का नंबर एक से अधिक हो गया, प्रोडक्ट का नंबर एक से अधिक हो गया, तो कहानी बदल जा रही है यहाँ तो। तब कहता है कि भैया अगर ऐसे केसेस आपको आने लगे तो इस केस में आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखिएगा, तो जरा उस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। तो कहता है कि मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है ए भाई साहब है, बोलो बाबू, बोलो। सर लास्ट वाले का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ओके सर। चलो, तो कहता है कि अगर मान लीजिए इन जनरल रिएक्शन, इन जनरल रिएक्शन, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। चलो, तो कहता है इन जनरल रिएक्शन, जो जनरल रिएक्शन कौन सा है, तो अपने पास है ये ए प्लस ये BB, ये अपने पास प्रोडक्ट दे रहा है C और प्लस D। ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम ये कहानी लिख रहे हैं तो हम एक्वस और गैस को भाव देते हैं, सॉलिड और लिक्विड को भाव नहीं देते। ये बात दिमाग में हिट होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। चलो, इसलिए यहाँ फेज नहीं लिख रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर ये कहानी हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का मतलब क्या है। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है या एवरेज लिखना है, तो इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन और एवरेज में डेल्टा, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे रेट, तो यहाँ पे देखिए मैं रेट का आपको इक्वेशन लिख के समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है अगर ये फॉर्मेट आपको मिल जाए तो आप ऐसे कीजिए, -1/A, ध्यान देना, -1/A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, या फिर -1/B चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय dt विथ रेस्पेक्ट टू dt। 1/C आपके पास ये हो गया DC भाई साहब बाय dt, या फिर 1/D यहाँ पे DD भाई साहब बाय dt। मतलब क्या है कि आप किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आप रेट लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसको उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है। दूसरी चीज कि यहाँ पे माइनस क्यों है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पीड ऑफ रिएक्शन तो हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हमको पता है कि टाइम के साथ ए भैया घटेंगे, बी भैया घटेंगे, तो हमको पता है कि ये घटेंगे, इसलिए डीए और डीबी निगेटिव आएगा। तो उस निगेटिव को कॉम्पनसेट करने के लिए कोई तो चाहिए, बचपन से तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो भैया के निगेटिव को खाना है तो निगेटिव लगा दो, तो ये लोहे को लोहा काटने वाली कहानी है कि भैया यहाँ पे निगेटिव लगा दिए, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें कोई रिएक्शन मिल जाए, कोई जनरल रिएक्शन मिल जाए, तो हम रेट का इक्वेशन इसी तरफ से लिखते हैं। अब इसमें जो ये टर्म्स है, इन टर्म्स का जरा मतलब समझ लेते हैं। तो ये डीए बाई डी टी का मतलब क्या है, तो डीए बाई डी टी का मतलब है कि ए कितने तेजी से कम हो रहा है, डीबी बाई डी टी का मतलब है कि बी कितने तेजी से कम हो रहा है, डीसी बाई डी टी का मतलब है कि सी कितने तेजी से बन रहा है, और डीडी बाई डी टी का मतलब है कि डी कितने तेजी से बन रहा है। मतलब ये हुआ कि डीए बाई डी टी को हम एक टर्म बोलते हैं जिसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया ये एक रिएक्टेंट है और टाइम के साथ ये कमेगा, तो हम बोलते हैं कि दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इस ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, ठीक है। उसी तरीके से बी को, ये इस वाले टर्म को क्या बोलेंगे अपन, डीबी बाई डी टी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। याद रखिएगा यहाँ पे 1/A इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, 1/A मल्टीप्लाइड नहीं है, डीए बाई डी टी इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को अगर 1/A से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आपके पास आएगा रेट ऑफ रिएक्शन।
तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को जनरल किसी रिएक्शन में लिख लेते हैं। और अगर आपसे डीसी बाई डी टी पूछा तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि सी बन रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सो मुझे फटाफट से बता दो कि इस कहानी में अगर किसी को लगता है कि कोई दिक्कत है, नोट्स डाउट डिस्कशन ग्रुप में भी सेंड करना प्लीज। ठीक है ओके खुशी, मैं डाउट डिस्कशन वाले में भी सेंड कर दूंगा। ये बता दो कि मुझे कि इस इक्वेशन में कोई समस्या लगे तो फटाफट से बताओ, अपन बात करें इस पे वरना आगे बढ़े। नहीं है तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और क्या। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जस्ट मिनट। चलो इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। चलो उसको तो घर पे ट्राई करना, जो अभी क्वेश्चन दिया। एक और सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको अभी सॉल्व करो। बच्चों वाला क्वेश्चन इसको घर पे ट्राई करना। ये भी अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये भी बहुत टफ तो नहीं है, बट ठीक है, इसको अभी ट्राई करो, थोड़ा इसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट से, पहला वाला आप घर पे ट्राई कीजिएगा। सर ए 2 बार दिया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसका दुख समझो, गलती से बेचारे ने लिख दिया दिल। तो सर उस हिसाब से तो डी है। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, ये ऑप्शन इसको आप मान के चलो, ये सी है और ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। भावनाओं को समझो बेचारे की। देखते हैं डी एन एच थ्री बाई डी टी आपको दिया है, बोला है डी एच टू बाई डी टी बताओ। काफी जनता, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, बट काफी जनता गलत भी कर रही है। भाई साहब बहुत गड़बड़ियां हो रही है। रुचि फिर से एक बार देखो, खुशी चेक करो आंसर वापस से। रोहित बढ़िया, शिवम बढ़िया, गुंजन बढ़िया, शीतल बढ़िया, पूजा बढ़िया, शालिनी। चलो तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के कह रहा है कि भैया हमारे पास ये रिएक्शन जो है N2H2 और 3NH3 जो 2NH3 जो आपके पास बन रहा है, यहाँ पे बड़े हम प्यार से कह सकते हैं कि N2 भैया, एक N2 भैया को 3H2 भैया चाहिए, और ये दोनों मिलके 2 अमोनिया बनाने वाले हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम रेट लिखने का प्रयास करें कि रेट का इक्वेशन कैसे लिखाएगा, तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि हमें रिएक्शन, हमें रिलेशन चाहिए किसका, NH3 वाले का चाहिए और H2 वाले का चाहिए, हम इन्हीं दोनों का लिखते हैं। तो हम इस भाई साहब के हिसाब से बोलेंगे दैट इज 1/3 कॉन्सेंट्रेशन के लिए DH2/dt इक्वल्स टू 1/2 DNH3/dt। खत्म खेल। और क्या, अब हमको क्या दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे पता है कि भैया DNH3/dt क्या है, इसकी वैल्यू हमको पता है 2 × 10⁻⁴। हमसे इस भाई साहब की वैल्यू पूछा है कि भैया इस भाई साहब की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 2 को रखोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको पता चल गया दैट विल बी 3 × 10⁻⁴। चलेगा।
कोई ऐसा जिसको लग रहा है नो बॉल बाउंसर हो गया तो फटाफट से बताओ। नहीं है? पढ़ा गया? बढ़िया। चलिए, तो ये तो अपने पास कहानी हो गई कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, और कोई एक जनरल रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बस देख के बता कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर सॉल्व हो जाएगा तो आराम से घर पे सॉल्व करना, नहीं होगा तो अभी इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मुझे फटाफट से बता दो हो जाएगा कि नहीं होगा, चेक करो और मुझे बताओ होगा नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। जल्दी से बताइए, नहीं होगा, होगा, क्या सीन है इसका? आंसर नहीं आ रहा। सॉल्व करो, चलो मजदूरी करो, शुरू हो जाओ, मजदूरी करो, मजदूरी सॉल्व करो, घर पे नहीं करना, अभी करो। हो गया? चलो, तो देखते हैं फटाफट से। सो अपने को ये चीज दिख रहा है कि 2NO N2O5 है, 4NO2 है, O2 है। फटाफट से इसको करते हैं। सो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, रेट इक्वल्स टू, हमें दिख रहा है कि NO2 का, NO2 के बारे में डिस्कशन है, तो NO2 की कहानी लिखते हैं इस भाई साहब को। तो दिस विल बी 1/4 DNO2/dt। अब एवरेज है तो यहाँ पे डेल्टा लगा लेंगे, उससे क्या ही फर्क पड़ना। अब हमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 पता और टाइम पता है, कितना है 5.2 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना है 100। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बेसिकली 5.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 4। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेस ये सॉल्व होकर आ जाना चाहिए 1.3 इंटू 10⁻⁵। चलेगा क्या? काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया, बढ़िया है। कोई ऐसा इसको लग रहा है कि इसमें तकलीफ है, फटाफट से बताओ। नहीं है? प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया, जस्ट चलो, LKG का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है ना अच्छे से? चलो ठीक है। चलिए ठीक है,
तो लगभग लोगों ने सॉल्व कर लिया, डिस्कशन करने की इसको जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि H2 है, I2 है, HI बन रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस I2 का दिया है इतना, बोलता है बताइए HI का अपीयरेंस क्या होगा। हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया इस कहानी को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, खेल खत्म हो जाएगा। चलो अब अगली कहानी है कि भैया ये रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जरा इस पे बात करने वाले हैं। रेट डिपेंडेंस फैक्टर्स, तो रेट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो कोई भी रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा, कोई भी रिएक्शन कितना तेज चलेगी। पहले तो उस रिएक्शन का नेचर कैसा, रिएक्टेंट कैसे है, प्रोडक्ट कैसा है। तो पहले तो चीज ये क्लियर सी बात है कि भैया नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज कि हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो स्पीड तेज होने के भी चांसेस ज्यादा है। अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम होगा तो ये बात भी संभव है कि भैया स्लो स्लो रिएक्शन। एक और भी चीज हमने बचपन से देखा है कि भैया अगर अपने पास ऐसा हो जाए कि खाना वाना जो है मान लो घर में कभी बच जाता है और हमें पता है कि अगर गर्मी का दिन है तो फटाफट से खराब हो जाता है, लेकिन ठंडी के टाइम में रह जाता है, फ्रिज में रखते हैं तो रह जाता है। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम होता है तो खाना जल्दी खराब नहीं होता, ज्यादा होता है जल्दी खराब हो जाता है। मतलब हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये उन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे पहला है अमाउंट, या इसको आसान भाषा में अगर हम अमाउंट की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो ये हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अगर हम आसान भाषा में बोले तो मोलारिटी। सेकेंड थिंग जिसके ऊपर डिपेंड करता है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्शन, कि भैया नेचर कैसा आ रहा है। और थर्ड थिंग है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है दैट इज टेम्परेचर। अब इन दोनों को देखो, पहला वाला जो चीज है इसको डील करता है कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली, और ये दोनों जो आते हैं ये खास फैक्टर में इंक्लूड हो जाते हैं, बेसिकली दैट इज रेट कांस्टेंट में। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो इन दोनों फैक्टर्स को डील कर लेता है, दैट इज टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्शन को। और अमाउंट जो है ये बेसिकली डील हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज से। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे कहानी ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको लिखने के लिए, समझने के लिए हमें दो तरह की चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, दैट इज की अमाउंट पे कैसे कहानी डिपेंड कर रही है और रेट कांस्टेंट पे कहानी कैसे डिपेंड कर रही है। चलिए, तो अब कहता है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन की कहानी क्या है, तो दिस इज रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या कहता है, सो रेट लॉ कहता है यही है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें पता है कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट उतना ज्यादा रिएक्शन तेज, टू द पावर ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या चीज है, तो ऑर्डर एक नंबर है जो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है, ये उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ऑर्डर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये जो ऑर्डर वाले भाई साहब है, पहले तो हमें ये बात क्लियर रहना कि भैया ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसका थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज कि इसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, और निगेटिव पॉजिटिव में फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऑर्डर जो है वो बहुत, अभी ये मत बोल देना कि √3/2, ये नहीं हो सकता। मतलब आपके पास रेशनल इरेशनल वाली खेल नहीं खेलना, हमको गणित नहीं लगाना, हमको सीधा सा मतलब समझना है फ्रैक्शन आ जाए, निगेटिव में हो पॉजिटिव में हो जीरो हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर की कहानी है कि भैया ऑर्डर के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर के ऊपर रिएक्शन कितनी तेज चलेगी वो डिपेंड करेगा। और हमने बचपन से एक चीज पढ़ा है, वो तो दिल दिमाग फेफड़ा किडनी सब में बैठ गया है, कि अपने पास जैसे ही हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो तुरंत हम कह रहे होते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो यहाँ पे के भैया को बैठा देना है, तो रेट कांस्टेंट भैया को बैठा देंगे यहाँ पे, तो ये रेट कांस्टेंट भैया बैठ गए और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर आ गया, और इसी कहानी को हम बोलते हैं दैट इज रेट लॉ। एक से अधिक रिएक्टेंट होगा, ये जीरो नहीं है, ये ऑर्डर के लिए वो लिखा है, ये मत समझना लड्डू लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो कहता है कि कोई भी रिएक्शन का जो रेट है दैट इज के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे के क्या है, इस के को बोलते हैं दिस इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट।
ठीक है। अब ये रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अभी जस्ट बता चुका आपको कि दो ही फैक्टर है, एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन और दूसरा अपने पास है टेम्परेचर। और मान लो कि अगर सेम ही रिएक्शन अलग अलग जगह हो रही है और सेम ही टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इसका मतलब के की वैल्यू हर केस में सेम होगी। अगर मान लो सेम रिएक्शन अलग अलग जगह पे हो रहा है लेकिन टेम्परेचर अलग है, मान लो मैं अपने घर पे रिएक्शन करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लो रिएक्शन हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तुम अपने घर पे रिएक्शन करा रहे हो, मान लो वहां हो रहा है 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन। ठीक है, मन कर गया तुमको कि भैया जा रहे हैं और हम किचन में ही रिएक्शन करेंगे, हम तो रूम में रिएक्शन करेंगे ही नहीं, तो जाके किचन में तुम रिएक्शन कर रहे हो 200 डिग्री पे, तो वहां पे क्या होगा कि रेट कांस्टेंट बदल जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बदल गया। लेकिन अगर रिएक्शन सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो रेट कांस्टेंट ने कसम खा लिया था कि भैया हम जिंदगी में नहीं बदलेंगे। इसका मतलब उस केस में रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर पे। अब सवाल उठता है कि भैया ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल तो है, ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है, क्या क्या वैल्यू होगी ये बात भी समझ में आ गई, कैसे पता करेंगे ये बात भी हमको समझ में आ गया। बोला कि मान लो एक से अधिक रिएक्टेंट हुए तो क्या, बोलता है एक से अधिक रिएक्टेंट हुए तो भी कोई दुख नहीं है। अगर मान लो जनरल केस अपने पास मिल जाए कि भैया कोई जनरल केस है जिसमें अपने पास ए है, यहाँ पे बी भाई साहब हैं, और ये भाई साहब ये सी बन रहा है और ये डी बन रहा है, मान लो ऐसी कुछ कहानी। तो कहता है कि यहाँ पे भी अगर आपको रेट लिखना है तो दुख तकलीफ नहीं लेना, आपको कोई संकट नहीं है, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। कहता है यहाँ के लिखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, इसका पावर में एक्स लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन है बी, इसका पावर में वाई लिख दो। अब ये बात एक्स और वाई जब लिखा है तो दिमाग में ये हिट हो जाना चाहिए कि भैया ये एक्स और वाई जो है ये ए और ये वाला बी नहीं है। हो सकता है किस्मत अच्छी रहे तो हो जाए बराबर, पर ये जरूरी नहीं है कि ए और बी के बराबर हो जाए, क्योंकि एक्स और वाई जो है ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। किस्मत अच्छी रहती है तो ए और बी के बराबर होता है, और ये किस्मत तभी अच्छी होती है जब रिएक्शन एलिमेंट्री हो। एलिमेंट्री का मतलब आसान भाषा में समझो कि एक स्टेप में अगर रिएक्शन हो सके तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू जो है स्टोसियोमेट्री के बराबर होगा। मतलब आज तक जो आपको 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में जो फटाफट से स्टोसियोमेट्री को माथे पे चढ़ा दिया करते थे, वो तभी करते थे जब रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री होता था, अदरवाइज ये काम हम नहीं कर सकते। सो अगर एक से अधिक रिएक्टेंट हो गया तो ये कहानी हो गई। अब बोलेगा कि पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। बोलेगा कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो एक्स, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो वाई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना इस कहानी में, ऑर्डर, अब एक एक चीज करके दिख रहा हूं। रिएक्शन का दैट विल बी एक्स प्लस वाई। बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स, और बोला विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये अपने पास हो जाएगा वाई। तो ये आपके पास ऑर्डर की कहानी है कि भैया अगर जनरल रिएक्शन हो गया तो ऑर्डर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक में कोई दुख तकलीफ है तो बताओ, बात करें फिर आगे बढ़े। अपन बात करेंगे कि भैया ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, बोलो। क्लियर है सर। यहां तक में कोई दुख तकलीफ है, नहीं है, बढ़िया, नहीं है तो फिर आगे बात करते, चलो क्वेश्चन करते हैं और क्या। चलिए, तो इसका एक बड़ा फेमस सा इस तरह के क्वेश्चन बड़े फेमस है, एनसीईआरटी ने भी पूछा है, बोर्ड में तो बड़ा फेमस है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, तो जो अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दो। एक एक्सपेरिमेंटल डेटा देके आपसे पूछेगा कि बताइए कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या है, कैसे चेक करेंगे। सोचो, विचार करो, नहीं सॉल्व होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन 2 मिनट आप खुद से वक्त दीजिए इसके ऊपर। और मुझे पता है कि आपने बोर्ड्स की तैयारी में इससे क्वेश्चंस खूब किए होंगे, फटाफट से ट्राई कीजिए।
सर बी के रिस्पेक्ट में तो 0 होगा। चलिए, तो नहीं सॉल्व हो रहा है तो मैं हेल्प करता हूँ। चलो हेल्प करूँ क्या? यस सर, ए वाले का थोड़ा अजीब सा आ रहा है। देखते हैं। ये सर डेसिमल में आ रहा है। यस सर, बी का तो 0 है सिंपल, लेकिन ए का थोड़ा अजीब आ रहा है। सर 2 से ज्यादा होगा शायद, या 1.5 समथिंग। करवा दो सर। करा दिया जाए? यस सर। थोड़ा और ट्राई कर लेंगे, देखते हैं, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। वैसे एक बात बता देता हूँ कि √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41। यस सर। √2 की वैल्यू होती है दैट इज 1.41। सर फिर ये 10√2 टाइम्स हो जा रहा है डबल करने पे। चलो ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं फटाफट से। कहाँ गया क्या? चलिए ठीक है, तो चेक करते हैं फटाफट से। तो एक चीज तो हमें सीधा दिख रहा है कि देखो, इस दोनों कंपेयर करते हैं, ये दोनों सेम रहा, इसको 1.5 टाइम्स किया पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, फटाफट से देखो। तो हमें पता है कि रेट बराबर क्या होगा, तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसके सर पे बैठा दो X को और इसके सर पे बैठा दो Y को। और हमें दिख रहा है कि B को भैया आप 1.5 गुना कर रहे हैं फिर भी रेट में फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब चेंज करने पे भी, B को चेंज करने पे भी R में फर्क तभी नहीं पड़ेगा जब B के माथे पे कौन बैठा हो? 0। तो भैया B का तो ऑर्डर 0 हो गया, B के रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो A पे बात करते हैं। सो हमें दिख रहा है कि भैया A की कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल कर रहे हैं तो रेट जो है वो 14 मतलब 5 से 14.1 हो गया। अब सवाल उठता है ऐसा कब होगा? चलो चेक करके देखते हैं ऐसा कब हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इक्वेशन सीधे से लिख लेता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में कुछ है नहीं तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 1 सीधा सीधा। चलो, तो अपन जो दोनों केस को लिखते हैं कि रेट 5 था, बाद में 14.1, इस समय कॉन्सेंट्रेशन था 0.01, इस केस में 0.02 और होल टू द पावर यहाँ पे x। ये चलेगा क्या? कोई ऐसा इसको लग रहा है इसमें दिक्कत है तो फटाफट से बता दो इस कहानी में। नहीं है? चलो, तो ये दिख रहा है 1/2 हो गया। बेसिकली 5/14.1 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x। 1/2 टू द पावर x। तो बेसिकली इसको उधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू हो गया 14.1/5। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, चेक करके देखो तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, जो भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में समझो ना तो ये कहानी का है सर यहाँ पे √2 टाइम्स हो जाएगा तो हाफ होगी पावर। ठीक है, तो आसान भाषा में देखो मैं ये बताता हूँ कि ये जो सॉल्व करोगे ना तो ये जो x की √2 वैल्यू नहीं होगा आएगी, x की सर, वैल्यू जो √2 आएगी ये आएगी, आना चाहिए 2 पॉइंट समथिंग, 2 सॉरी 2.82 आ रहा है। 2.2 आ रहा है, नहीं ज्यादा आएगा, 2.82। हाँ 2.8 के आसपास आना चाहिए। सर इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 2.82 है सर, 2√2 2.8 आ रहा है, यस ऐसे नहीं लिख सर। सकते हैं? यस सर। 2.8, अच्छा 2.8 कब आएगा?
तो देखो x की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 रखोगे ना, 2 का पावर 1.5 Yes, रखोगे तो देन दैट विल बी आपके पास 2.8। अच्छा 1.5 का मतलब ही क्या हो गया, ये वैल्यू, yes sir, 2√2 हो ये जाएगा। वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू है बेसिकली, ये वाली जो चीज है ना तुम देखोगे ना तो ये वाली चीज को और कुछ और नहीं है, ये वाली चीज है, ठीक है, और कुछ इससे अलग नहीं है ये। तो ये वाली वैल्यू कब आएगी, जब आपके पास 2 का पावर कितना रहा होगा, तो देखो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1/2 मतलब 2 का पावर 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5। चलेगा क्या, समझ आया ये कहानी कैसे चली है। Yes sir, कोई ऐसा इसको लग रहा है कि भैया इसमें दिक्कत है तो फटाफट से बता दो, अपन बात कर ले, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास जेई का क्वेश्चन है, बेइज्जती करा रहे हैं जेई वाले अपना, बोल रहे हैं कि बताओ भैया डिफरेंशियल रेट लॉ क्या, वही देखो डीआर के फॉर्म में जो लिखते हैं, जो डी के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है, करो सॉल्व। बिल्कुल रुचि, 2√2 दैट इज 2 to the power 3/2। हो जाएगा सॉल्व, यस सर। बढ़िया। तो हमें दिख रहा है कि भैया इसको अगर लिखना है तो यहाँ पे आगे में अपन लगा सकते हैं 1/2, हाँ ठीक है चलेगा, इधर का जो 2 है वो उठ के इधर चला गया, बात खत्म है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। ये बहुत भारी सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि एक आध साल लगना चाहिए सॉल्व होने में। बोलता है बताइए कि रेट लॉ आपको दे दिया तो पूछा है बताइए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 2 का पूछा वो क्वेश्चन है, कोई नींद में भी जाके सॉल्व करके आता तो शायद सही सॉल्व करता। 3 होगा। yes sir, यस सर। जो दिया है सो दिया है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन, मैंने तो कुछ किया नहीं है। सर अच्छी बात है ना, इजी क्वेश्चन भी आने चाहिए थोड़े। आते हैं, आने चाहिए कि आते हैं, बस हमें शिकार ढूंढने आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किसका शिकार हमें कर लेना है, यस और क्या हो जाएगा। तो भैया हम 2+1 कर लेंगे, अब जो भी 2+1 आंसर आता है वो आपके पास काम हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ट्राई करो ये। बोलता है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया, तो बताइए रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। नया रेट क्या होगा इनिशियल वाले के रिस्पेक्ट में। अब एनटीए पेपर बना रहा है, नहीं पेपर देखो एक बात समझो, एनटीए सिर्फ कंडक्ट कराने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, पेपर बनाता नहीं है एनटीए। वो कहाँ से बनवाएगा, वो तो उन्हीं लोग से बनवाएगा जो नीट के जेई के पहले पेपर बनाते थे, ऐसा थोड़ी है कि पेपर वो बनाएगा, वो उसका काम है बस कंडक्ट कराना, वो एक मीडियम है कंडक्ट कराने का, उसके अलावा कुछ नहीं है उसका। पहले सीबीएसई बनाती भी थी कराती भी थी, अब ये है कि सीबीएसई ने बोला कि जा बात छोड़ो, बहुत मेरे को हेडक हो रहा है, तुम लोग अपना कराते रहो, मैं पेपर दे दूंगा, ठीक है। पहले बस ये था कि उससे 30 क्वेश्चन मांगते थे, अब 300 क्वेश्चन मांगते हैं, बस और कोई फर्क नहीं। चलिए सॉल्व हो जाएगा ये, तो हमें दिख रहा है अच्छा ऑर्डर जो है ये क्या होने वाला है, तो n+m होने वाला है। अब बोलता है कि भैया आपने क्या किया, बी को किया है डबलिंग द कौन से, ए को डबल किया बी को हाफ किया, मतलब रेट इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू ए के लिए, तो चलो k क्यों लिखा डायरेक्टली अपन देख लेते हैं, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए के लिए डबल किया तो 2 to the power
n, और b के लिए क्या किया, हाफ किया, तो 1/2 टू द पावर m। इसको सॉल्व कर लिया तो 2 टू द पावर आपके पास हो गया n माइनस m, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टू द पावर n माइनस m। डन है क्या? देख लो, कोई दिक्कत लगे तो पूछो बराबर से। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। A reaction was found to be second order with respect to the concentration of carbon monoxide. If the concentration of carbon monoxide is doubled with everything else kept same, the rate of reaction will be. सोचो, फटाफट से सॉल्व करो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हो जाएगा ये? तो भैया हमको दिख रहा है कि अच्छा रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो अपने को चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भैया 2 है, बोलता है इसको डबल करोगे तो 2 टू द पावर 2, दैट विल बी 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अपने पास, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बोलता है कि भैया यूनिट ऑफ के कैसे पता करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे पता करेंगे। चलो देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता करने के लिए बड़ा सिंपल सा कहानी है, तो चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो हमें पता है कि रेट बराबर है क्या, तो रेट बराबर है अपने पास के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर, अपने पास यहाँ ऑर्डर के लिए एक्स लिख लेते हैं। चलो, और अपने को एक बात पता है कि रेट जो है ये कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम है, मतलब इसका यूनिट जो है ये है मोलारिटी पर लीटर। बेसिकली आसान भाषा में बोलो तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, दैट इज सेकेंड, इक्वल्स टू के। यूनिट बस हम लिख रहे हैं, यूनिट का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन का जो होगा यूनिट टू द पावर स्टोइकोमेट्री या सॉरी ऑर्डर, तो यहाँ पे भी कहानी अपने पास क्या हो जाएगा, मोल टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लीटर टू द पावर एक्स, और यहाँ पे सेकेंड टू द पावर एक्स। चलो, तो अपने पास कहानी क्या हो जाएगा, के का यूनिट, इसको सबको इसको उठा के इधर पटको, इसको उठा के इधर पटको, तो हम बोल सकते हैं कि के बराबर हो जाएगा अपने पास, देखो मोल के साथ आएगा ये मोल डिवीजन में पावर 1 माइनस एक्स, तो हम यहाँ बोल सकते हैं मोल टू द पावर 1 माइनस एक्स। चलो लीटर पे आते हैं। सो लीटर के साथ ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, ये -1 और ये एक्स, तो ये अपने पास हो जाएगा लीटर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, ये नीचे में है ये यहाँ पे है, तो ये भी हो जाएगा सेकेंड टू द पावर 1 एक्स माइनस 1, और x अपने पास क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि के की यूनिट क्या रहने वाली है। डन है क्या? अब अपने को बोल दिया किसने कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बताओ के की यूनिट क्या होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब x की वैल्यू 2, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर ले लिया तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो भैया फर्स्ट ऑर्डर के लिए मतलब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करो, ये गया दोनों जीरो। यहाँ पे भी अगर आपके पास कहानी ध्यान दोगे, छोड़ दिया, ओहो एक सेकंड जस्ट माय बैड, ये सेकंड यहाँ पे कैसे आ गया, कूड़ा भावनाओं में बह के लिख दिया, इस नालायक कूड़ा यहाँ से। हाँ ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रहा तो इसके की यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज मोल, ये गायब जीरो, ये -1, तो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी ऑर्डर दे देगा, बोलेगा कि के का यूनिट बताओ, फटाफट से बता लोगे। डन है क्या मामला? चलेगा, चलो ठीक है। तो इसी के साथ अपन आज की सभा यहाँ विराम लगाते हैं, अगले क्लास में फिर आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक का कोई दिक्कत है, कुछ पूछना तो फटाफट से बताओ, नहीं है बच्चों वाली चीजें। चलो ठीक है, तो अगले क्लास में इसकी आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।